एल्बर्ट आइंस्टाइन 20वीं सदी का एक ऐसा साइंटिस्ट जिसे दुनिया आज भी जीनियस के नाम से जानती है। सर एल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना था, जिस इंसान ने कभी गलती नहीं की उसने कभी कुछ नया करने का सोचा ही नहीं। आइंस्टाइन को इस दुनिया से रुखसत हुए 65 साल गुजर चुके हैं और फिर भी आज की मौजूदा साइंस उनकी थीसिस के बिना अधूरी है। एल्बर्ट आइंस्टाइन वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1916 में जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में इस कायनात की सबसे पुरस्कार चीज ब्लैक होल का जिक्र किया और ऑलमोस्ट एक सदी गुजरने के बाद आज की मौजूदा तरक्की याफ्ता साइंस इसे दरियाफ्त करने में कामयाब रही। एल्बर्ट आइंस्टाइन 14 मार्च 1879 को जर्मनी में एक यहूदी फैमिली के यहाँ पैदा हुए। उनकी पैदाइश के वक्त उनका सर दूसरे बच्चों की निस्बत कुछ ज्यादा बड़ा था और यही वजह है कि उनका दिमाग इतना तेज था कि आज तक कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर सका। और इतने साल गुजरने के बावजूद हमें उनके जैसा साइंटिस्ट दोबारा नहीं मिल सका। इसीलिए हर कोई उनके दिमाग के बारे में जानना चाहता था कि आखिर उनके दिमाग में ऐसा क्या खास था जो उन्हें इतने मुकाम तक लेकर आया कि दुनिया आज भी उन्हें एक जीनियस के नाम से जानती है। क्या सच में उनके दिमाग में सुपरनेचुरल पार्टिकल्स थे? आज की वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। अगरचे एल्बर्ट आइंस्टाइन का सर पैदाइश के वक्त दूसरे बच्चों की निस्बत बड़ा था और जहां नॉर्मल बच्चे 2 साल तक बात करना शुरू कर देते हैं, वहीं आइंस्टाइन 4 साल की उम्र तक भी बात नहीं कर पाते थे। लेकिन एक रात जब वो अपनी फैमिली के साथ खाने पर बैठे थे तो उनके मुंह से पहली बार जो अल्फाज निकले वो ये थे कि सूप काफी गर्म है, जिसे सुनने के बाद उनके वालिदैन काफी हैरान थे और खुश भी। और बाद में जब उनसे पूछा गया कि तुम इतनी देर तक खामोश क्यों थे, तो उनका कहना था कि अभी तक तो सब कुछ ठीक था। इतना बड़ा साइंटिस्ट होने के बावजूद उनकी जिंदगी के कुछ ऐसे अजीब वाकयात भी मशहूर हैं जिन्हें सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। जैसे कि उनको टेलीफोन नंबर्स, डेट और कभी कभार तो यहाँ तक कि अपने खुद के घर का एड्रेस भी याद नहीं रहता था। एक बार उनके दोस्त ने उनसे उनका फोन नंबर मांगा, जिसके बाद एल्बर्ट आइंस्टाइन अपने पास रखी डायरी में से अपना नंबर तलाश करने लगे। जिस पर उनके दोस्त ने हैरानी से उनसे पूछा कि क्या आपको अपना नंबर भी याद नहीं? जिसके जवाब में आइंस्टाइन का कहना था कि मैं ऐसी चीजों को क्यों याद रखूं जिन्हें मैं बुक में तलाश कर सकता हूं। और इसी तरह जब एक बार आइंस्टाइन ट्रेन पर सफर कर रहे थे तो टिकट चेकर ने उनसे टिकट दिखाने को कहा, जिसके बाद आइंस्टाइन ने अपना बैग खोला और टिकट तलाश करने लगे। जिस पर टिकट चेकर ने कहा कि मुझे यकीन है कि आपने टिकट जरूर खरीदा होगा। जिसके बावजूद आइंस्टाइन टिकट तलाश करते रहे और टिकट चेकर ने फिर से कहा कि आपको इतनी जहमत उठाने की जरूरत नहीं, मुझे आप पर यकीन है। जिसके जवाब में आइंस्टाइन का कहना था कि वो सब तो ठीक है, लेकिन बिना टिकट के मुझे ये कैसे पता चलेगा कि मैं जा कहाँ रहा हूँ। एक बार जब आइंस्टाइन टैक्सी में अपने घर वापस आ रहे थे तो उन्हें अपने खुद के घर के एड्रेस भी याद नहीं था। जिस पर उन्होंने टैक्सी ड्राइवर से पूछा कि क्या तुम्हें एल्बर्ट आइंस्टाइन के घर का एड्रेस मालूम है? जिसके जवाब में टैक्सी ड्राइवर का कहना था कि इतने बड़े साइंटिस्ट का घर किसको नहीं मालूम होगा। तो हंसते हुए उनका कहना था कि मैं ही एल्बर्ट आइंस्टाइन हूँ, मुझे मेरे घर ले चलो। दोस्तों, आइंस्टाइन कभी भी जूतों के अंदर सॉक्स नहीं पहनते थे क्योंकि उनके पाँव की उंगलियां इतनी लंबी थी जिनसे सॉक्स अक्सर फट जाया करती थी। जिसके बाद उन्होंने सॉक्स को पहनना ही छोड़ दिया और यहाँ तक कि उन्हें शू लेसेस भी बांधना नहीं आते थे और वो हमेशा किसी और से अपने शू लेसेस बंधवाते थे। आइंस्टाइन हमेशा कहते थे कि मैं कोई खास इंसान नहीं हूँ, बट मुझ में क्यूरियोसिटी कूट कूट कर भरी हुई है। आपको ये बात जानकर काफी हैरानी होगी कि एल्बर्ट आइंस्टाइन हमेशा से जीनियस नहीं थे, बल्कि वो बचपन में पढ़ाई में बहुत कमजोर थे और उनका शुमार बेवकूफ बच्चों में किया जाता था। और यहाँ तक कि कुछ टीचर्स ने तो उन्हें एबनॉर्मल तक कहना शुरू कर दिया था। उनकी अपने टीचर्स से ज्यादा नहीं बनती थी क्योंकि वो साइंस और मैथ के अलावा बाकी तमाम सब्जेक्ट्स में दिलचस्पी नहीं लेते थे। और अपने साइंस के साथ इसी लगाव की वजह से उन्होंने ऐसी साइंटिफिक थ्योरीज पेश की जिनके बिना साइंस आज भी अधूरी है और इसीलिए आज तक उनके दिमाग को लेकर बहस की जाती रही है। 1955 में जब आइंस्टाइन बीमार हुए तो डॉक्टर्स ने उन्हें ऑपरेशन करवाने का कहा, जिसके जवाब में उनका कहना था कि मैं अपनी नेचुरल जिंदगी जी चुका हूँ और मुझे मशीन्स की दी हुई आर्जी जिंदगी नहीं चाहिए। और यूं उन्होंने इलाज से मिलने वाली आर्जी जिंदगी से ज्यादा अपनी मौत को तरजीह दी। 18 अप्रैल 1955 को आइंस्टाइन की मौत के बाद पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर थॉमस हार्वे ने उनके दिमाग को उनकी फैमिली की परमिशन लिए बगैर ही निकाल लिया था।
और वो वहाँ से भाग गए, जिसके बाद डॉक्टर थॉमस को इनकी नौकरी से निकाल दिया गया। बट डॉक्टर थॉमस का कहना था कि ऐसा उन्होंने आइंस्टाइन के बेटे हैंस की परमिशन से किया, और ये कि वो आइंस्टाइन के दिमाग पर रिसर्च करना चाहते थे ताकि आने वाले वक्त में साइंस और साइंटिस्ट्स को इससे कुछ फायदा मिल सके। बट रिसर्च की परमिशन ना मिलने की वजह से डॉक्टर थॉमस ने आइंस्टाइन के दिमाग को अपने घर के बेसमेंट में एक जार के अंदर महफूज रखा, और जब आइंस्टाइन की फैमिली की तरफ से परमिशन मिली तो डॉक्टर थॉमस ने इस पर रिसर्च शुरू की, जिस पर उन्होंने आइंस्टाइन के दिमाग का वजन किया तो वो 1230 ग्राम था, जो कि आम इंसान के दिमाग के वजन की निस्बत कम था, क्योंकि आम आदमी के दिमाग का वजन तकरीबन 1400 ग्राम तक होता है। जिसके बाद डॉक्टर थॉमस ने आइंस्टाइन के दिमाग के 240 टुकड़े किए और इन टुकड़ों को दुनिया भर के मशहूर रिसर्चर्स के पास भेजा ताकि वो पता लगा सके कि आखिर आइंस्टाइन के दिमाग में ऐसा क्या खास था जो आम इंसान के दिमाग में नहीं होता। और डॉक्टर थॉमस ने आइंस्टाइन के ब्रेन टिश्यूज के 1000 माइक्रोस्कोपिक स्लाइड्स बनाए ताकि उनके दिमाग की अच्छी तरह से जांच की जा सके। रिसर्च से पता चला कि आइंस्टाइन के दिमाग में न्यूरॉन्स की डेंसिटी आम इंसान के मुकाबले में 17% ज्यादा थी, और इनके दिमाग में आम इंसानों की निस्बत ज्यादा सेल्स मौजूद थे। इनके दिमाग का सेरेब्रल कॉर्टेक्स वाला हिस्सा दूसरों से काफी अलग था, और यही दिमाग का वो जरूरी हिस्सा होता है जो कि मुश्किल इक्वेशंस के सोल्यूशन के लिए मेन फैक्टर होता है। और इसीलिए आइंस्टाइन की मैथमेटिकल स्किल्स, कंसंट्रेशन और चीजों को इमेजिन करने की पावर आम इंसानों से कहीं ज्यादा थी। साइंटिस्ट्स के मुताबिक आइंस्टाइन के दिमाग में ज्यादा ब्रेन फोल्डिंग थी, जो कि उनकी इंटेलिजेंसी और दूरंदेशी की एक बड़ी वजह थी। आइंस्टाइन का दिमाग आज भी अमेरिका के शहर फिलाडेल्फिया के मटर म्यूजियम में 46 छोटे टुकड़ों में मौजूद है। साइंस आज काफी तरक्की कर चुकी है, लेकिन आइंस्टाइन का दिमाग और उनकी इंटेलिजेंसी आज भी एक पहेली बनी हुई है कि एक इंसान अपनी इमेजिनेशन में इस कायनात की इतनी पेचीदा इक्वेशंस को कैसे समझ सका। लेकिन साइंटिस्ट्स को उम्मीद है कि फ्यूचर में किसी बेहतर टेक्निक से आइंस्टाइन के दिमाग को मजीद अच्छी तरह से समझा जा सकेगा। हालांकि आइंस्टाइन कभी भी अपनी मौत के बाद अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट्स के हक में नहीं थे, जिसके बावजूद डॉक्टर थॉमस ने उनके साथ जो किया वो सही था या गलत, मुझे अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इससे बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज लाइक कीजिए और फैक्टोपीडिया को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज।